एक बार फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे राष्ट्रसभा के बारे में पढ़े थे कि राष्ट्रसभा के कार्यक्रम में उसके बैठक के बारे में पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रसभा की उपलब्धि के बारे में। आज आपका 5वां पाठ है, तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले समझेंगे जब राष्ट्रसभा क्या है। राष्ट्रीय सभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि हम क्या करेंगे कि एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो क्या करेगी, सरकार की शक्तियों के नियंत्रण करेगा, और वो उसमें क्या होते हैं, सफल भी होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बस्तिलीन की घटना में, वो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आते हैं कि जो यह राष्ट्रीय सभा का जो गठन होता है, इसमें जो बैठक होती है उसकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या रही थी। तो पहले आप इसको नोट भी कर लेंगे। थोड़ा पहले हम बता देते। कहता है राष्ट्रीय सभा क्या है। राष्ट्रीय सभा की उपलब्धि कहता है 4 अगस्त, याद रहे 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक होती है। कितनी कब होती है बैठक? तो 4 अगस्त 1789 को क्या होती है, बैठक होती है। यह बैठक क्या होती है, रात भर चलती है। मतलब क्या है कि पूरे देश के बारे में सोचा तो ये बैठक तो लंबा चलना ही था। कहता है इस बैठक में सामंती प्रथा, सामंती मतलब प्रथा क्या था कि राजा से पहले की जो प्रथा थी, जैसे कुलीन को कर देना, राजा को देना, फिर पादरी को देना, मतलब बहुत सा सामंती मतलब क्या है कि एक प्रथा था, उसकी क्या होती है, समाप्त कर दिया जाता है। मतलब क्या है, उसको पाबंदी लगा दिया जाता है, जिससे किसानों को अब सामंतों को अब कोई भी क्या है कर नहीं देना होता है। क्या होता है, यह पहले उनको राहत मिला कि अब जब सामंती प्रथा खत्म हो गई थी, मतलब क्या जमींदारी प्रथा, तो उनको क्या होता है कि अब कर देना नहीं पड़ता, जिससे किसानों को अब क्या है, सामंतों को अब कोई भी कर नहीं देना होता। चर्च के विशेषाधिकार, जो कहते हैं चर्च के जो विशेषाधिकार थे उसे भी क्या कर देता है, समाप्त कर दिया जाता है। इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जो चर्च को विशेष अधिकार दिया गया उसे क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उन्हें किसानों से, कहता है उन्हें किसानों से जो धार्मिक कर था, जो टाइद था, याद रखिएगा धार्मिक कर क्या था, उनको क्या था, टाइद उनसे लिया जाता था। यह भी क्या होता है, यह भी कर क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। मतलब इस पर क्या थी, पाबंदी लगा दिया जाता है। चर्च की स्वामित्व वाली, आपको पता था कि पूरे फ्रांस का क्या है, पूरे फ्रांस का 60% क्या है, 60% भूमि पर किसका अधिकार था, तो चर्च और किनका, तो कुलीन का था। तो उनके जितना भी स्वामित्व वाली भूमि थी, क्योंकि वह जिन चर्च वाले के पास भूमि होती थी और वो क्या करते थे, खेती भी नहीं करते थे। क्या है कि उनके पास जमीन होती थी लेकिन वो खेती नहीं करते थे, जिस कारण क्या था कि वो जमीन क्या था कि वो मतलब उससे हम लोग उतना, मतलब जो फ्रांस के लोग थे उसका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते थे। तो स्वामित्व वाली भूमि भी क्या कर लेता है, जब्त कर लिया जाता है, जिससे फ्रांस सरकार को क्या है, जिससे फ्रांस सरकार इसको 20 अरब लीवरे की क्या मिलती है, संपत्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या है, उनकी इतनी संपत्ति बनती है कि मात्र एक बैठक होने के बाद कि जब चर्च पे पाबंदी लगता है, कुलीन वर्ग पे पाबंदी लगता है, राजा पे पाबंदी लगाया जाता है, तो इनको क्या है, बहुत सा चीज़ को लाभ मिलता है कि जो आम जनता थी उनको भी लाभ मिलना तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाता है। कहता है राष्ट्रीय सभा की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कि अब इसमें भी बहुत सा, इसमें 10 पॉइंट पढ़ना है, इसमें 10 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। कहता है 27 अगस्त, कहता है 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा, कहता है राष्ट्रीय सभा मानव एवं नागरिकों, कहता है मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करता है। याद रहे कि फ्रांस में कहा क्रांति किसके लिए हुआ था, तो क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के लिए क्या हुआ था, वो आपका शुरुआत हुआ था। क्या उनके पे बात होता था। कहता है कि नागरिकों की घोषणा करता है जिसमें सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा, क्या है कि फ्रांस में संपत्ति का भी क्या होता था, सुरक्षा नहीं था, तथा अत्याचारों से मुक्त के अधिकार दिया जाता है। कि अत्याचारों से इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगा, इसके आगे बारे में चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि जो न्याय पक्ष होता है उसमें क्या कहता है कि सभी को समान अवसर दिया जाता है, कि उन पे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पे अत्याचार होता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। तो इनको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय सभा ने अपनी घोषणा पत्र जारी करता है। क्या, जब राष्ट्रीय सभा जब अपना घोषणा पत्र जारी करता है तो उस घोषणा पत्र में 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। क्या थी, उस घोषणा पत्र में 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। उन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपसे पूछता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय सभा की बैठक में 10 महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी, उनको लिखे। तो वो 10 महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार का है। पहला,
जो पहला जिस पे मतलब क्या था कि यह राष्ट्र सभा का जो गठन हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों में क्या है स्वतंत्रता एवं समानता दिलाना। तो पहला उद्देश्य यही था कि मनुष्य स्वतंत्र और समान है। इसका जो घोषणा पत्र में पहला आया था कि मनुष्य क्या है स्वतंत्र है और एक समान है, कि किसी को भी क्या है कि किसी को भी ना कम आंका जाएगा ना किसी को ज़्यादा आंका जाएगा। दूसरा, राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य, जो राजनीतिक संगठन थे, जो भी कोई राजनीतिक दल थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता कि क्या है मानव अधिकारों की क्या है रक्षा करना है। मानव अधिकारों की रक्षा करने से क्या था स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, इन सभी की क्या उनको रक्षा करना है कि उनको किसी भी हाल में कि उनके ऊपर कोई भी अत्याचार ना हो। उनकी अधिकारों की क्या करना है, जो राजनीतिक संगठन उनको हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करना। हम पहले ही मानव अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। कहता है प्रभुत्ता, क्या है संप्रभुता राज्य में निहित है, न कि व्यक्तियों के समूह में। मतलब संप्रभुता मतलब क्या होता है कि अपने देश के सीमा, क्या है कि पूरे देश के अंदर जो सीमा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह का अधिकार होना चाहिए। मतलब कि भारत क्या है, भारत एक संप्रभुत्व देश है कि भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी व्यक्ति का क्या अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी का क्या है भारत पे अधिकार है। फिर कहता है असामाजिक कृत्यों पर कानूनी पाबंदी, क्या है कानूनी पाबंदी लगाना। उस समय क्या था समाज में कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो क्या था कि प्रथा मतलब वो अच्छा नहीं रहा होगा, नहीं जात पात या कुछ भी मतलब बहुत सा चीज़ रहता होगा जिसको क्या है उस पर पाबंदी लगाया गया था। कहता है कानून निर्माण में व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना। आपको पहले पता होगा कि फ्रांस की क्रांति में क्या था कि फ्रांस में पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ क्या थे कि कुलीन वर्ग के व्यक्ति क्या हो सकते थे कि कानूनी प्रक्रिया में मतलब जज में वकील में क्या होते थे वही बन सकते थे। लेकिन जब यह राष्ट्रसभा का जब गठन होता है, इनके घोषणा पत्र जारी होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है कानून में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है भाग लेगा। उनको क्या है कि इसकी स्वतंत्रता दी गई थी कि वह कानून प्रक्रिया में क्या है आराम से भाग ले सकते हैं। कानून की नज़र में सभी एक समान, क्या है कानून की नज़र में सभी एक समान थे। मतलब जो वहाँ का संविधान बना उसमें कहा गया कि संविधान के आगे क्या होंगे हर व्यक्ति, हर राजा से लेकर प्रजा तक, छोटा से लेकर बड़ा आदमी तक क्या होंगे उनके नज़र में समान होंगे। यही प्रक्रिया भी देखते होंगे सब जगह आपको देखने को मिलता है। कहता नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता। आपको पता है कि फ्रांस में सभी लोग कहते हैं कि एक धर्म के नहीं थे, जो अलग धर्म में होते थे उनसे क्या होता था धार्मिक कर भी लिया जाता था। तो कहा गया कि नहीं सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा उनकी ना अपनी मतलब जिस धर्म को मानना चाहते वो मान सकते, उनको क्या है नागरिकता की स्वतंत्रता दी गई थी। कानूनी प्रक्रिया द्वारा किसी को दंड या दोषी दिया जाना, उससे पहले क्या किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले फ्रांस में क्या था कि राजा अपने मन से क्या है राजा अपने मन से या कुलीन अपने मन से किसी भी व्यक्ति पे एक लेटर लिख के देते थे, उसको क्या किया जाता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन इस संविधान के आने से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार या दंड या दोषी नहीं दिया जाएगा जब तक वह क्या कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या है कि उसको साबित न किया जाए। तो यह भी क्या था एक बहुत ही अच्छा कानून था। कहता है सभी नागरिकों को कर चुकाना। फ्रांस में कहा गया है कि जितने भी नागरिक होंगे उनको क्या है कर चुकाना एकदम अनिवार्य है, एकदम निश्चिंत किया गया कि उनको क्या है कर चुकाना है। और अंत में कहता है किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित क्या है संपत्ति के अनावश्यक रूप से वंचित नहीं किया जाएगा। कि जो व्यक्ति होंगे उनको कुछ न कुछ क्या उनको संपत्ति दिया जाएगा, क्योंकि वह उनके पास संपत्ति होगा ही तभी तो वो कर चुकाएंगे। तो यह आपका रहा कि राष्ट्रीय राजसभा की अपनी घोषणा पत्र जारी करता उसके बारे में। तो इसको 10 पॉइंट को नोट कर लेंगे, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ही है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। संविधान क्या था, फ्रांस में जो संविधान था वो 1791 में क्या होता है लागू होता है, जिसमें क्या किया था कि पूरे फ्रांस में क्या है संवैधानिक राजतंत्र क्या है संवैधानिक राजतंत्र बहाल किया जाता है। अब संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या होता है कि राजा क्या है कि राजा अपने देश के संविधान से क्या है राजा अपने देश के संविधान से बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो हर फैसला क्या है कि अपने संविधान के लिखे द्वारा कानून के द्वारा करता होगा। आप लोग को याद होगा आपने फिल्म देखा होगा बाहुबली 2, उसमें कटप्पा जो मारते हैं नहीं बाहुबली को मारते हैं, तो उसमें जब राजा बनता है क्या है जो
जो उसका जो राजा होता है भल्लाल देव, तो वो कहता है कि मैं राजा तो हूँ, लेकिन किसी की हत्या या किसी को फांसी देने का अधिकार किसके पास होता है, तो राजमाता के पास होता है। तो वह क्या है कि वह एक बताता है कि उसके देश में, उसके राज्य में क्या है कि संविधान के तहत उसको क्या करना है, राज्य करना है। कि संविधान में बताया गया है कि राजा होने के बाद ही आप क्या है किसी को फांसी नहीं दे सकते या किसी को मारने की परमिशन नहीं दे सकते। उसके लिए क्या है कि आपको राजमाता से परमिशन लेना पड़ेगा। तो वही फ्रांस में भी होता है। फ्रांस में जब राजनीतिक मतलब क्या संवैधानिक राजतंत्र लागू होता है तो उसमें राजा की शक्तियों क्या क्या किया जाता है कि राजा की जो सारी शक्ति होती है वह संविधान के अंदर बंध जाती है। कि अब राजा क्या है कि राजा की अपने संविधान के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि शक्ति का पृथ्वीकरण की बात हुई थी। इसमें कहता है क्या है नेशनल असेंबली, क्या है नेशनल असेंबली को कानून बनाने को कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ अब नेशनल असेंबली के सदस्य कौन होते हैं, तो इनका चुनाव होता था, वो भी क्या मतलब इनका जो होते थे अध्यक्ष उसको मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। उनकी पहले जो चुनाव होता था वो क्या प्रत्यक्ष होता था। उनके सदस्य चुनते थे अपने, उनके जो सदस्य होते हैं वो उसमें से अपने एक आदमी को चुनते थे। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो वोट देने की प्रक्रिया थी वो थोड़ा सी गड़बड़ होती है। उसमें कहा जाता है कि वही व्यक्ति वोट देंगे जो क्या होंगे कि जो आदमी क्या होंगे कर देने वाले होंगे। याद रखिए आप फ्रांस में यहीं से एक बार फिर से मतलब जो मतलब होता है विरोध की भावना का बीज क्या हो गया था, बोया गया था। कि कहा गया कि जो व्यक्ति कर देते हैं उन्हीं को क्या है वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। और जो वोट जो मतलब कर देने में नहीं थे, जैसे किसान नहीं थे, औरत नहीं थे, ये लोग क्या है कर नहीं दे पाते थे, तो इनको क्या है वोट से वंचित रखा जाता है। जो क्या है फ्रांस का जो एक संविधान था समानता का, वह इसमें क्या है कि वह इसमें कमी नज़र आता है। अब क्या होता है कि लुई 16 जो होता है, जो लुई 16 है वह अपने देश में संवैधानिक कानून के आने से क्या है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होता है, दुखी होता है। तो वो चाहता है कि अपने आसपास के देश से मदद लेकर क्या कि फिर से पुरानी शक्ति को पाया जाए। और फ्रांस की जो घटना हो रही थी उससे क्या है फ्रांस के आसपास के जितना भी देश थे जहाँ पर राजतंत्र था वो भी इससे क्या थे परेशान हो गए थे। उनको भी डर था कहीं कि हमारे देश में भी ऐसी क्या है कि ऐसी क्रांति की शुरुआत न हो जाए। तो जो लुई 16 था वो फ्रांस क्या है प्रशा के राजा से मदद मांगता है। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे उनको भी ये पता होता है वह राजा के कामों पर वो नज़र रख रहे होते हैं। तो 1792 में क्या है 1792 में एक युद्ध की घटना संभावित शुरू हो जाती है। इसमें कहता है 1792 नेशनल असेंबली ने क्या है नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ जन सेना के रूप में युद्ध करने की तैयारी कर देती है। इसमें क्या है युद्ध भी होता है। तो इसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं सब आदमी को अगर जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे एक बार पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे